दिल्ली की जमीन खोखली हो रही है। कृतिनगर, करोल बाग जोन, जहां सपनों के महल बनते हैं, लेकिन पीछे चलता है भूमाफिया का काला खेल। सूत्रों के अनुसार इस खेल का सरताज है अमित बजाज, उसके साथ वर्ल्ड हाई कंपनी के गौतम सेठी और राकेश जौली, एवीएस कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा, जो जेल से बाहर आते ही फिर से अवैध धंधे में कूद पड़ा। सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबार तक से हो सकते हैं कनेक्शन। और व्हाइट फ्लायर का मालिक प्रणदीप कृष्ण, यह भी किसी समय कॉल सेंटर के धंधे में था। अब सब मिलकर दिल्ली को लूटने में लगे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं और यही गठजोड़ दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रहा है। बड़े बड़े प्लॉट लेकर टुकड़ों में बेचना, बिना नक्शे के निर्माण, करोड़ों की रिश्वत और सरकारी अफसरों से गहरी मिलीभगत, यही है इनका धंधा। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडस्केप। अब बड़ा सवाल, कब होगी इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच? कब रुकेगा दिल्ली को बेचने का यह गंदा खेल? नमस्कार, मैं हूं आलोक। दिल्ली की हुकूमत बेशक बदल गई, लेकिन जमीन का खोखला करने का खेल बिल्डरों ने नहीं छोड़ा है। उदाहरण सामने है करोल बाग के एमसीडी जोन के अंतर्गत कीर्ति नगर में भूमाफिया अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध इमारतें खड़ी कर रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। संपर्क करने पर अधिकारी बात तक नहीं करते। कीर्ति नगर में अवैध भवनों को बनाने का एक बड़ा नेक्सस सक्रिय है। एमसीडी अधिकारी इस खेल में अदृश्य रूप से शामिल हैं, लेकिन हम करेंगे एक एक का पर्दाफाश। हमारी पड़ताल में इस खेल में सामने आए हैं कुछ चौंकाने वाले नाम। सूत्रों के मुताबिक पहला नाम है अमित बजाज। यह दिल्ली का रजिस्टर्ड भूमाफिया है। यह नाम अवैध निर्माण और रिश्वतखोरी का प्राया बन चुका है। साथ ही यह सरकारी राजस्व को चूना लगा रहा है। इसके गैंग में बिल्ड हाई कंपनी के मालिक गौतम सेठी और राकेश जौली जैसे सक्रिय सदस्य शामिल हैं। यहां दो ऐसे नामों का जिक्र करना नहीं भूल सकते, जिनकी भूमिका शुरू से संदिग्ध रही है। एवीएस कंस्ट्रक्शन का मुखिया अक्षय शर्मा और उसका साथी प्राणदीप सिंह उर्फ कृष, जो कुछ दिनों पहले फर्जी कॉल सेंटर रैकेट चलाने के लिए धरे गए थे और हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। कुल मिलाकर अवैध निर्माण के इस धंधे में पूरा का पूरा गैंग शामिल है। अधिकारियों को मोटा माल खिलाने के बाद यह नेक्सस बिना नक्शा पास किए और तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करा रहा है। नियम अनुसार कीर्ति नगर में जमीन को टुकड़ों में बेचने या निर्माण कराने की सख्त मनाही है। बावजूद इसके भूमाफिया नंगा नाच नचा रहे हैं। जिन ग्राहकों को ये बिल्डर बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, वे इन ठगों के मंसूबों से अनजान हैं। खून पसीने की कमाई पर डाका डालने के लिए यह भूमाफिया आमादा है। ये सदस्य भोले भाले ग्राहकों को फांसने के लिए बंसी लगाए बैठे हैं। सूत्र बताते हैं कि अमित बजाज इस तंत्र का मास्टरमाइंड है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि सरकारी अफसर भी उसके इशारों पर तांडव करते हैं। इतना ही नहीं, डीसी एमसीडी श्वेतिका सचान को बार बार फोन करने के बावजूद वो फोन तक नहीं उठाती। हमारे रिपोर्टर ने इस मामले की जानकारी के लिए कई बार उनसे संपर्क साधना चाहा, लेकिन उन्होंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। जब मैं खुद अपनी टीम के साथ ग्राउंड पर गया तो बिल्डरों के गुर्गों ने हमें घेर लिया। हालात इतने असुरक्षित हो गए कि हमें वहां से निकलना पड़ा। अब आप सोचिए, जब मीडिया टीम का यह हाल है तो आम आदमी का क्या हाल तो होगा। यह रिपोर्ट देखिए और आपको सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग हमारे रिपोर्टर से क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल डेली 24 भारत में। आप सोच रहे होंगे आज हम कहाँ खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है और इतनी भारी बारिश के बावजूद कंस्ट्रक्शन जारी है। आपको बता दें, ये कंस्ट्रक्शन, आपको नाम बता दूं, ये वाइट, आपको नाम मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ, वाइट फ्लावर और बिल्ड हाई की ये नाम की बिल्डर हैं जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन खास बात इसमें ये जानने वाली है कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं,
इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत बड़ा घोटाला, जिसमें एमसीडी के बड़े अधिकारी सबकी मिलीभगत है। और वो इस तरीके से है क्योंकि एक जो प्लॉट होता है वो पूरा एक प्लॉट होता है, और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक प्लॉट को यहाँ पे पार्ट में नहीं बेच सकते, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पार्ट में बेचते हैं बगैर किसी नक्शे के। और ये जो भूमाफिया का सरगना है यहाँ पर अमित बजाज के नाम से है, जो इन सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी को संरक्षण देता है। तो मैं आपको बता रहा था इस भूमाफिया का सरगना अमित बजाज है, और इसके अंडर में बिल्ड हाई कंपनी आती है जिसके मालिक हैं गौतम सेठी, राकेश जौली हैं, एवीएस कंस्ट्रक्शन है के मालिक अक्षय शर्मा जी, जो हाल ही में और मैं आपको बता दूं कि एवीएस कंस्ट्रक्शन के मालिक अक्षय शर्मा भी यहाँ पर हैं, और जो कि फर्जी कॉल सेंटर के में जेल भी होके आए हैं। तो मैं आपको बता रहा था ये बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला इस वजह से है क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बिगैर किसी नक्शे के बन रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक पूरी प्रॉपर्टी, आप देखिए, ध्यान से देखिए, पूरी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को पार्ट में नहीं दे सकते। तो इतना बड़ा जो घोटाला है वो चल कैसे रहा है आखिर? ये एमसीडी के बड़े अधिकारियों की संरक्षण में चल रहा है, और जो उच्च अधिकारी हैं उनकी संरक्षण में चल रहा है, और इसमें कई करोड़ों रुपए की इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारा बोर्ड पे इन्होंने लगा रखा है, किस तरीके से सब चीज हो रही है, और तो करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, अधिकारियों को पैसे जा रहे हैं जो कि बिना नक्शे के पास हो रहे हैं, और इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू तक चुराया जा रहा है, वो रेवेन्यू जिससे आप अपने जनता के लिए अच्छी सड़क बन सकती थी, अच्छे स्कूल बन सकते थे। अगले एपिसोड में हम आपको ये खुलासा करेंगे कि और कितनी जगह पर ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और आपको बता दें, तकरीबन यहाँ पर कीर्ति नगर के अंदर कई प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिनकी कीमत कम से कम हजारों करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़े स्तर पर ये सब हो रहा है। देखिए, ना सिर्फ ये करोल बाग जोन की बात है, मुझे लगता है पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे जो बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, एमसीडी की भागीदारी के साथ, एमसीडी की साझेदारी के साथ, यहाँ पर अक्सर ये लोग पाए गए हैं कि ये लोग उस मकान को छोटे छोटे हिस्सों में या उस इंडस्ट्रियल प्लॉट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट बांट कर बेचते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि छोटे छोटे हिस्से बेचने में ज़्यादा कमाई होगी बड़े बड़े हिस्से के कंपैरिजन में, और एक साथ कोई इतना बड़ा प्लॉट लेगा नहीं, जबकि ये गैर कानूनी है। नक्शा जो पास होता है किसी भी प्लॉट का, वो एक प्लॉट का पूरा पास होता है, एक साथ पास होता है। प्लॉटिंग करके, सब प्लॉटिंग करके कभी भी पास नहीं होता, तो जो कि गैर कानूनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, आपके पास जहाँ का भी उदाहरण है, करोल बाग जोन का या किसी और जोन का है, इसका क्या होता है कि ये पहले स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए। अगर कोई सब डिवीज़न ऑफ द प्लॉट भी करता है तो स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए, और स्टैंडिंग कमेटी में वो पास होके जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर अधिकारियों की मिली भगत के साथ, और ये जो बड़े बड़े बिल्डर बैठे हैं दिल्ली के अंदर, जो बिल्डिंग माफिया है, ये मिल के, एक साथ मिल के ये प्लॉटों को सब डिवीज़न ऑफ प्लॉट कर देते हैं और भेज देते हैं, जो कि गैर कानूनी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी इलाके के अंदर है, वो नहीं होना चाहिए। जी सर, जिस तरीके से नारायणा इंडस्ट्रियल जोन में भी कई ऐसे प्लॉट जो कि 1364 गज का प्लॉट को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचा जा रहा है, जैसे 341 गज में, तो इसमें यानी कि उसको 4 टुकड़े करके बेचा जा रहा है। मैंने आपसे जैसे कि बताया, ये आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, ये नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया का आपने उदाहरण दिया। नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक्चुअली एक प्लॉट हो पूरा, उसी का नक्शा पास होगा। आप किसी भी मकान का, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया का कोई भी नक्शा अगर आप उठा के देखोगे तो वो सब डिवीज़न ऑफ प्लॉट्स में नहीं हो सकता। मतलब यानी कि एक ही लेंटर पास होगा, ठीक है, वो लेंटर एक ही होगा, जबकि इन्होंने 4 लेंटर एक ही फ्लोर पे कर दिए, जो कि गैर कानूनी है। और इस पे तुरंत प्रभाव से मुझे लगता है कि बिल्डिंग विभाग को, ये तो करोल बाग जोन का ही आपने उदाहरण दिया है, मुझे लगता है करोल बाग जोन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपको लगता है इसमें जो मिली भगत है, या किन लोगों का हाथ हो सकता है, या कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार आप मानते हैं, किसके उसमें, या क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एक पूरा माफिया है ये।
बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एक माफिया है जो बिल्डिंगों को खरीद फरोख्त करके छोटे छोटे प्लॉट्स में कन्वर्ट करके और वहाँ के लोकल अधिकारियों से मिली भगत से नीचे से ऊपर तक ये माफिया चलता है। तो मुझे लगता है इसके अंदर करप्शन में हर एक व्यक्ति आपको लिप्त पाओगे आप उसके अंदर, जो कि बहुत शर्म की बात है। एमसीडी को तुरंत प्रभाव से, देखिए इतना प्रलय हो रहा है, कहीं पे बिल्डिंग गिर रही है, आपने देखा पीछे सिटी एसपी जोन के अंदर कई बिल्डिंगें गिरी। ये बिल्डिंगें गिर क्यों रही हैं? क्योंकि ये अवैध निर्माण है। और आज बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी का इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है, इतने कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि कोई किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति बिल्डिंग बना लेता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता और वो नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चलो अब आपने मेरे से पूछा है तो एक बारी जिस भी जोन का ये मुद्दा है उस जोन के अंदर जाके आप एक बारी सच में पूछना उनसे, एक उनके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी बनी है, दूसरा उनके यहाँ कितने नक्शे बने हैं, कितने नक्शे पास करवाए हैं लोगों ने, उन नक्शों के हिसाब से वो बिल्डिंगें उनमें से कितनी बनी हैं, कितनों के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, कितनों के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कितने के ऊपर अभी भी एक्शन पेंडिंग है। आप एक बार रिपोर्ट मांग लो, आपके सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। हर एक बिल्डिंग जो बने वो नक्शे के हिसाब से होनी चाहिए। बड़ा आसान माध्यम है, सरल के माध्यम से, सरल एक वो है, उसके माध्यम से वो अपना नक्शा डाल सकता है और नक्शा अप्रूव हो जाता है, और नक्शा अप्रूव होने के बाद वो अपनी बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन क्या वहाँ का जेई एई सारे लोग क्या ये भी जाके चेक करते हैं कि जितना सेटबैक छोड़ना था उन्होंने सेटबैक छोड़ा? नहीं चेक करते। क्या कोई नक्शे के हिसाब से डेविएशन तो नहीं हुई? चेक करते हैं? नहीं करते। क्या जो मकान बन रहा है वो नक्शे के हिसाब से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा? कोई नहीं चेक करता। जैसे आपने बताया 1341 उसका गज का प्लॉट जो बताया कि 341 में बांट दिया 1361 वाला, ये सब डिवीजन ऑफ प्लॉट हो ही नहीं सकता। इसे स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए था इस केस को। क्या स्टैंडिंग कमेटी में होके पास होके गया? नहीं होके गया। फिर भी उसके मालिक ने कैसे बना लिया और बना के कैसे कर दिया? अक्सर हम अखबारों में आपके माध्यम से वैसे भी देखते हैं कि एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट नीचे से ऊपर तक लेकर सारे नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए बिल्डिंगों का निर्माण करता है, जो कि दिल्ली के लिए हानिकारक है। और आज कहीं ना कहीं ये एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार ही है जिसकी वजह से आज दिल्ली इतनी अनसिस्टमाइज्ड सिटी बन रखी है। सर जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से आप ये मुद्दा दिल्ली एमसीडी के आप जो कि नेता विपक्ष हैं, लगातार आप मुद्दा उठाते रहते हैं, बड़े बड़े मुद्दे, चाहे स्कूल का हो, साफ सफाई का हो, तो ये जो हमने मुद्दा उठाया, क्या इसको भी आप उठाएंगे? यानी कि जो भ्रष्टाचार और धांधली का बड़ा मुद्दा ये है। मैं 100% उठाऊंगा, मैं 101% इस मुद्दे को उठाऊंगा। और मैंने पीछे भी स्टैंडिंग कमेटी में ये मुद्दा उठाया है कि सब डिवीज़न ऑफ द प्लॉट्स अलाउड नहीं है। जैसे आपने अभी पीछे देखा होगा कि एक इन्होंने अंडर हिल रोड पास कर दिया, उसके अंदर पास किया है इन्होंने अंडर हिल रोड स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। एक उसका खसरा नंबर ही नहीं मैच करता आपस में। उर्दू में कुछ और खसरा नंबर है, जब कन्वर्ट किया हिंदी में तो कुछ और खसरा नंबर है। वो पहले होटल हुआ करता था, उसे हाउसिंग सोसाइटी में आप कन्वर्ट कर रहे हो। पहले वाली स्टैंडिंग कमेटी उसे ठुकरा चुकी है, फिर भी आप स्टैंडिंग कमेटी में वापसी लाके पास कर रहे हो। ये क्या है? मतलब जो चीज़ नियमों के खिलाफ है उसको कैसे आप पास कर सकते हो? वो एस्टर्ड शेल्टर्स वाला मैंने बताया था। एस्टर्ड शेल्टर्स के सामने एक वो था, एसआई का ऑफिस था, कूड़ा का वो था, कूड़ा घर था, और एक दफ्तर था डैम्स डिपार्टमेंट का। आज तक उससे पहले कभी हुआ ही नहीं कि इंसिडेंट ऐसा कि उसमें शिफ्टिंग की जाए। मुझे लगता है भाजपा बड़ी तेज़ी से इन अधिकारियों के साथ मिली भगत कर कर एक एक एमसीडी के डिपार्टमेंट को करप्ट करती जा रही है, और मैं इस करप्शन को 100% दूँ। राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बिल्डरों के द्वारा जो है अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जो इंडस्ट्रियल जो प्लॉट है कैसे उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उनको बेचा जा रहा है, इसको लेकर डेली 24 भारत ने खबर चलाई है और इसको लेकर पड़ताल भी करी, जिसमें ये पता चला कि कैसे कीर्ति नगर करोल बाग जोन की बात करें या फिर नारायण इंडस्ट्रीज़ की बात करें जोन की, जहाँ पर किस तरीके से 1364 गज का जो प्लॉट है उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर बेचा जा रहा है। और अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अवैध नहीं है,
और अगर अवैध है तो इसके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर जब हमने सवाल करना चाहा करोल बाग जोन के डीसी से तो उनके ऑफिस की तरफ से जवाब दिया गया कि इस पर डीसी मैडम जो हैं वो कुछ भी नहीं बोलेंगी, इसको लेकर आप मुख्यालय जाइए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है एमसीडी के अंकुश नारंग, उनसे भी बातचीत करी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एमसीडी में किस तरीके से भ्रष्टाचार का ये बड़ा खेल चल रहा है, बड़े जो मिलीभगत, किस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत से ही बिल्डरों को शह मिल रहा है, जिसके इशारे पर ही ये प्लॉटिंग की जा रही है, टुकड़े टुकड़े प्लॉटिंग को काट कर उनको बेचा जा रहा है, जो कि कहीं से भी वैध नहीं है। काला खेल चल रहा है बिल्डरों का, ये पूरा भू माफिया है जो दिल्ली के लोगों का जो हक है उसको मार रहा है और सरकार का राजस्व को खा रहा है, क्योंकि ये सब मिली भगत से हो रहा है। जाहिर है कि इसके अंदर अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि बगैर उनकी छत्र छाया के कोई भी बिल्डर इतना बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित कर सकता। और ये कुछ छोटा मोटा खेल नहीं है, कई हजारों करोड़ का ये खेल चल रहा है और इसके पीछे यकीन पूरी लॉबी शामिल है, क्योंकि एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु, उनसे पूछेंगे कि डीसी ने उनसे क्या कुछ कहा और क्या बात रही। हिमांशु, ये बहुत बड़ा भूमाफी का काला खेल चल रहा है, इसको लेकर आप डीसी को आपने अप्रोच करी थी, उनके पास गए थे, अगर फोन भी करा था तो उन्होंने क्या कहा आपसे? देखिए, बिल्कुल आपको बता रहे जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये जो भूमाफिया का खेल चल रहा है और इसको लेकर जब डेली 24 भारत में सवाल करने के लिए जब हम पहुंचे वहां पे डीसी कार्यालय में, तो वो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उनके जो कार्यालय में उन्होंने बताया कि डीसी मैडम मीडिया से बात ही नहीं करती है। तो हमने कहा कि आपके क्षेत्र का मामला है तो इसको फिर हमें कॉल जी। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए सिविक साइड मतलब जो एमसीडी का मुख्यालय होता है आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वो इसके बिहाफ पे बात करेंगे। और जब हमने एमसीडी मुख्यालय में जो प्रेस इन्फॉर्मेशन जो पूरा विभाग होता है मीडिया का, तो वहाँ उनके जो डायरेक्टर होते हैं, जब हमने उनसे संपर्क करना चाहा तो उनकी तरफ से फोन रिसीव नहीं किया गया। बाकी कर्मचारियों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि मतलब एक दूसरे पे ही टाल दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर सर भी इसमें नहीं बोलेंगे और आप डीसी मैडम से ही बात करें, यानी कि एक दूसरे पर ये मामला टाल दिया जा रहा है जी। तो हमने उसके डायरेक्टर जो है उनको मैसेज भी किया था, कॉल भी, बट कोई भी रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं आया। जिसके बाद हमने फिर इस खबर को चलाया, क्योंकि इसमें ये जो पूरा इसमें आम पब्लिक का जो इस तरीके से और कैसे ये पूरा खेल जो हो रहा है जी, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और इस पूरे मामले को लेकर हमने नेता प्रतिपक्ष जो है उनसे बातचीत की तो उन्होंने इसके बयान भी दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस निश्चित तौर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। और उन्होंने बोला कि आपने ये चैनल ने अच्छा कदम उठाया है, एक बड़ा मुद्दा उठाया है और हम आपके साथ हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो डीसी है उनकी तरफ से कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये पूरा मामला उन्हीं के क्षेत्र से था जी। और जाहिर सी बात है बिना अधिकारी के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है जी। तो निश्चित तौर पर लेकिन अधिकारी जो है वो बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं थे जी जी। बहुत धन्यवाद हिमांशु इस अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि उन्होंने डीसी एमसीडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उनके फ़ोन को नहीं उठाया और जब ये वहाँ पर उनके ऑफिस भी गए तो वहाँ भी मिलने से साफ इनकार कर दिया। और जबकि नियम साफ है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट को टुकड़ों में बेचा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ एक प्लॉट को कई टुकड़ों में बेचा जा रहा है, वो भी बिना किसी नक्शे के। सवाल यह है कि जब टुकड़ों में बेचने की अनुमति ही नहीं है तो नक्शा पास कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ प्लॉट नंबर A13 नारायणा इंडस्ट्रियल जोन का खुलासा है। सरकार, पुलिस और एमसीडी जागो, अमित बजाज जैसे भूमाफियों को रोकना होगा। अगली स्टोरी में हम और प्लॉट्स के बारे में सनसनीखेज खुलासे करेंगे और इसमें बिल्डर का पक्ष भी जानेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत।